दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी। ब्रेकिंग न्यूज से परे हम आपको दिखाते हैं खबरों की गहराई। अंतर कथा पर जानिए हर महत्वपूर्ण घटना का असली सार। पुरानी दिल्ली, वह जगह जहां सदियों ने करवट ली, साम्राज्य बदले और इतिहास ने अपने सबसे निर्णायक पन्ने लिखे। भारत की राजधानी, सुरक्षा के सबसे कठोर घेरे में बंधा लाल किला और उसके ठीक बाहर एक ऐसी शाम जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 10 नवंबर 2025 शाम के 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी सफेद I-20 कार में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश की चेतनाओं को झकझोर दिया। 13 लोग मारे गए, कई घायल हुए और भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सामने एक कठोर सवाल खड़ा हो गया, क्या हम सचमुच सुरक्षित हैं? नमस्कार, मैं हूं चंद्रा। अंतर कथा के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। इस एपिसोड में हम सिर्फ उस धमाके की बात नहीं करेंगे, आज हम उस धुंध के पीछे झांकने की कोशिश करेंगे जिसके भीतर कई नाम, कई कड़ियां और एक बहुस्तरीय आतंकी ऑपरेशन छिपा हुआ था। इस एपिसोड में हम जानेंगे धमाके से पहले क्या हुआ, धमाका कैसे प्लान हुआ था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी और देश भर में हुई छापेमारियों का सच, देवबंद कनेक्शन और फंडिंग नेटवर्क, सरकारी एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई और सबसे जरूरी, एक नागरिक के रूप में आपकी भूमिका क्या है। क्या हम अपने शहरों, अपने देश और अपने परिवारों की सुरक्षा के प्रति सचेत हैं? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे, तथ्यों, जांच रिपोर्टों और सुरागों की रोशनी में, क्योंकि यह घटना सिर्फ एक धमाका नहीं, यह एक वेकअप कॉल है हमारी सतर्कता, हमारी जिम्मेदारी और हमारी सुरक्षा के लिए। वह शाम जिसने दिल्ली की सांसें रोक दी। पुरानी दिल्ली की गलियां उस शाम हमेशा की तरह रोशन थी। दीपावली के बाद की हलचल, बाजार की रौनक और लाल किले से निकलते सैलानियों की भीड़ नई दिल्ली की शाम को खास बना रही थी। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक सफेद I-20 कार दोपहर 3:19 पर पार्किंग में दाखिल हुई और 3 घंटे से ज्यादा समय तक बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। सीसीटीवी फुटेज में दिखे हर पल बाद में जांच का सबसे महत्वपूर्ण सुराग बनने वाला था। 6:52 पर जब सड़क पर असामान्य रूप से भीड़ जमा हो गई, अचानक धरती थरथरा उठी। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। एक दुकानदार ने बताया, साहब, लगा जैसे जमीन फट गई हो, शीशे हिल गए, लोग चीख रहे थे। ऐसा धमाका मैंने कभी नहीं सुना। मेरी शॉप है 17 नंबर, मैं वहाँ से निकल के मैं हनुमान मंदिर जाती हूँ रोज, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहीं से रिक्शा कर रही थी मैं। मतलब मैं अभी वहाँ तक पहुँची नहीं थी तो एकदम ब्लास्ट हुआ बड़ी तेज और मैं इतनी तेज हिल गई जैसे, मतलब मैंने आज तक इतना बड़ा धमाका कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। अपनी मार्केट से पता चला जो एक्सप्लोजन था वो बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग था। हम लोगों ने इवन अपनी अब दुकानें क्लोज कर दी हैं, पूरी मार्केट स्विच ऑफ हो चुकी है। द रीज़न अब हमें ये नहीं पता ना ऐसे एक्सप्लोजन दोबारा कब हो जाए, जैसे बॉम्बे में हुआ 9/11 में, ऐसे ना हो जाए ना कहीं दोबारा भी कहीं एक्सप्लोजन हो जाए। तो पीपल आर स्टिल स्केयर्ड। वो लोग सब, हमने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, सब अपने घर वापस जा चुके हैं। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं बल्कि एक मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन था। जांच की रफ्तार बढ़ी तो सामने आया एक गाड़ी, एक चेहरा और कई अनसुलझे धागों का जाल। सीसीटीवी फुटेज में दिखा एक युवक और पहला शक तुरंत उसी पर गया। क्या यही उमर मोहम्मद है? फरीदाबाद में बरामद IED केस से जुड़ा वही नाम। कुछ दिनों की गहन पड़ताल के बाद साफ हुआ कि नाम संदेह के घेरे में जरूर था, मगर यह घटना का असली केंद्र नहीं था। जैसे जैसे टीमें आगे बढ़ी, जांच का दायरा एक बड़े नेटवर्क तक फैल गया। एक ऐसा नेटवर्क जहां हर धागा किसी नए किरदार, किसी नई कहानी की ओर इशारा कर रहा था। फरीदाबाद में अल-फलाह मेडिकल के पास एक घर पर छापा पड़ा, जहां से 2900 किलो IED सामग्री, राइफल, अमोनियम नाइट्रेट और वायरिंग बरामद हुए। यह घर डॉक्टर मुजम्मिल शकील का था। इसी छापे से जांच आगे बढ़ी और उमर, तारिक और आमिर का नाम सामने आया। तारिक और आमिर की गिरफ्तारी के बाद उमर मानसिक दबाव में आ गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसका है।
इसी डर और दबाव के बीच वह अंतिम ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसने दिल्ली की उस शाम को खौफनाक बना दिया। यह पूरी जांच बताती है कि उमर मोहम्मद कई महीनों से अलग अलग जगहों को देखकर भीड़, सुरक्षा की कमियां और कैमरों के एंगल तक समझ रहा था। वह अपने हैंडलर से लगातार बात कर रहा था और हर लोकेशन के फायदे नुकसान बताता था। किसी भी आतंकी हमले के पीछे यही सोच काम करती है। उसका मकसद सिर्फ एक जगह चुनना नहीं था, बल्कि ऐसा स्थल चुनना था जहां हमला अधिक डर और अराजकता का संदेश दे सके। घटना वाले दिन वह 3 घंटे लाल किला पार्किंग में रहा, जहां वह तय कर रहा था कि आगे क्या करना है। लेकिन भीड़ कम होने की वजह से योजना बदल गई और अंत में निशाना चुना गया लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, जहां धमाका हुआ। देश भर में हुए हालिया धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी और इन्हीं छापेमारियों की लपटों में एक नाम तेजी से उभरकर सामने आया, अल फलाह यूनिवर्सिटी। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यह यूनिवर्सिटी ईडी और एनआईए के संयुक्त जांच के घेरे में आ गई, जिसके बाद कई शहरों में लगातार रेड की कार्रवाई चलती रही। जांच के दौरान एजेंसियों को कुछ ऐसे नाम और सुराग मिले जिनके आधार पर मामला और गंभीर होता गया। बताया गया कि कार चलाने वाला व्यक्ति डॉक्टर उमर उन नबी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल शकील के किराए के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने की बात सामने आई। इसी तरह डॉक्टर साहिना की कार से कारतूस और एक असॉल्ट राइफल मिलने की जांच की जा रही है और डॉक्टर आदिल अहमद रदर का नाम भी पड़ताल में आया है। एजेंसियों ने इस घटनाओं को संभवतः एक आत्मघाती हमले की साजिश से जोड़ते हुए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा अमीर राशिद अली को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। उस पर कार खरीद में मदद और हमले की प्लानिंग से जुड़े होने के आरोप हैं। वहीं यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के शक में हिरासत में लिया है, क्योंकि फंडिंग चैनल संदिग्ध बताया जा रहे हैं। इसी बीच लगभग 200 से अधिक डॉक्टरों और स्टाफ पर भी जांच जारी है। जैसे जैसे एनआईए अपनी कार्रवाई तेज कर रही है, गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में 7वीं गिरफ्तारी फरीदाबाद के शोएब की हुई है, जिस पर आरोप है कि उसने कथित फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक मददगार था या फिर यह पूरे देश में फैले किसी बड़े और खतरनाक नेटवर्क की एक और कड़ी है? और आने वाली गिरफ्तारियां आखिर किस दिशा की ओर इशारा कर रही है? यही वह रहस्य है जिसे जांच एजेंसियां अब गहराई से खंगालने में लगी है। यह पूरा मामला बताता है कि कैसे एजेंसियां एक ऐसे मॉड्यूल की पड़ताल कर रही है जिसमें जैसे मोहम्मद और अंसार गजवाए उल हिंद से जुड़े होने की आशंका है। फरीदाबाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी में एक एसआईटी बनाई है ताकि यह पता चल सके कि कैंपस के अंदर ऐसा नेटवर्क कैसे विकसित हो गया। यहीं से विस्फोटक, फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले थे। इसी बीच ईडी और एनआईए विश्वविद्यालय के वित्तीय रिकॉर्ड की फॉरेंसिक ऑडिट कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कई बार कुछ संस्थान अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर ऐसे नेटवर्क के लिए छिपने की जगह बन जाते हैं। इसी जांच के दौरान देवबंद सहारनपुर के एक एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया गया, जिसकी उमर मोहम्मद के साथ लगातार बातचीत ने पूरे केस को नया मोड़ दिया है और यह कड़ी क्या संकेत देती है, इसकी जांच जारी है। इस पूरे ऑपरेशन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों, एनआईए, आईबी, दिल्ली पुलिस और ईडी के बीच रियल टाइमिंग डेटा शेयर हो रही है। साथ ही हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी और एआई आधारित सुरक्षा मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी बयान दिए। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली ब्लास्ट में अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्र सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं।
आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। वहीं अमित शाह ने कहा, केंद्र की सभी एजेंसियां पूरी इंटेंसिटी के साथ जांच कर रही है। अपराधी चाहे धरती पे हो या पाताल में, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि आतंकवाद अज्ञानता से पैदा होता है, लेकिन हाल की रिपोर्टों और जांचों ने दिखाया है कि कभी कभी पढ़े लिखे लोग जैसे डॉक्टर, प्रोफेशनल और स्टाफ भी ऐसे मॉड्यूल में शामिल पाए जाते हैं। यह सोच डराती है कि जब शिक्षा इंसानियत सिखाने के लिए होती है तो कुछ शिक्षित लोग ऐसे रास्ते पर क्यों चले जाते हैं। वजह यह है कि डिग्री सिर्फ पढ़ाई देती है, लेकिन सोच परिवार, समाज, माहौल और इंटरनेट से बनती है। किताबें डॉक्टर बना सकती है, पर गलत विचारधारा किसी इंसान को हथियार बना सकती है। यही कारण है कि ऐसे मॉड्यूल अक्सर एजुकेटेड लोगों को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें सिस्टम की समझ है, तकनीक की जानकारी और समाज का भरोसा मिलता है। असली लड़ाई सीमाओं पर नहीं, दिमागों में चल रही है। हम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर तो बनाते हैं, लेकिन क्या उन्हें मानवता, संविधान, वैज्ञानिक सोच और सही गलत की पहचान भी सिखाते हैं? हमें खुद से पूछना होगा, हम उन्हें कैसा इंटरनेट, कैसी संगत, कैसी भाषा दे रहे हैं? क्या हम घर में नफरत फैलाते हैं? क्या हम उन्हें समझाते हैं कि किसी भी धर्म या विचार के नाम पर हिंसा कभी सही नहीं होती? अगर समाज जागरूक हो जाए और हम समय रहते सोच को बचा ले तो देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। शिक्षा हथियार नहीं, शांति का रास्ता होना चाहिए। यह धमाका सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि हमारे लिए जागरूक होने का संदेश है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें सतर्क रहना चाहिए। किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधियों को तुरंत पुलिस को बताना, अफवाहों से बचना और सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के संदेश ना फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों और युवाओं को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की समझ देना भी आज की जरूरत है, क्योंकि एक सजग नागरिक ही अपनी और देश की सुरक्षा का पहला कवच बनता है। इसी तरह सरकार और सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। AI बेस्ड निगरानी, एंटी ड्रोन तकनीक, हाई रेजोल्यूशन CCTV और एजेंसियों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग से सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। स्कूलों कॉलेजों में सुरक्षा स्क्रीनिंग और ऑनलाइन कट्टरता पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए सुरक्षा तभी मजबूत होगी जब नागरिक, समाज और सरकार सब मिलकर इस जिम्मेदारी को साझा करें और एकजुट होकर काम करें। अब असली सवाल यही है, जब दुश्मन अदृश्य है, हथियार विचारधारा है और निशाना हमारा समाज, तो क्या हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या फिर वह नागरिक बनेंगे जिसकी जागरूकता हजार हथियारों से ज्यादा ताकतवर है? क्योंकि एक सच साफ है, देश की सुरक्षा पुलिस, सरकार या एजेंसियों की जिम्मेदारी भर नहीं, ये लड़ाई हमारी चौखट से शुरू होती है। तो बताइए, क्या हम तैयार हैं? दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी। ब्रेकिंग न्यूज से परे हम आपको दिखाते हैं खबरों की गहराई। अंतर कथा पर जानिए हर महत्वपूर्ण घटना का असली सार।